ये कहानी शुरू होती है शालिनी के घर से। शालिनी अपने पति, 2 बेटे, 1 बेटी और बहू के साथ बड़े खुशी से जीवन व्यतीत कर रही थी। शालिनी को हमेशा किसी से भी जलन होती रहती थी। वो खाने की बड़ी ही शौकीन थी, लेकिन उसे खाना बनाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। शालिनी के बड़े बेटे की शादी होने के बाद उसने सोचा कि अब उसकी खाने की हर फरमाइश पूरी होगी, लेकिन उसे बहू भी उसी की तरह मिलती है, तो अब वो पूरा दिन उसे सुनाती रहती है। सुनिए जी, कहाँ है आपकी ये बहू? दिन से लेकर शाम होने तक आई, लेकिन अभी भी उसका घूमना फिरना हुआ नहीं। मजबूरी में पिछले 3 दिनों से मैं ही खाना बना रही हूँ। जरा फोन तो करो उसे, कब आ रही है महारानी? शालिनी शांत हो जाओ, कितना गुस्सा करोगी? शाम के वक्त कलेश करना अच्छी बात नहीं है। इस वक्त लक्ष्मी जी घर आती हैं। श्वेता घूमने फिरने थोड़ी ना जाती है बाहर, वो जॉब करती है। अरे शाम के 7 बज गए, उसका ऑफिस तो 6 बजे ही छूट जाता है। अब तक महारानी बाहर ही है। ऑफिस में ज़्यादा काम होगा या फिर ट्रैफिक में होगी। तुम शांत हो जाओ, वो आ जाएगी। मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, चाहे जो हो जाए। वो आने के बाद बना देगी ना, नहीं तो फिर मैं बाहर से ले आऊँगा। बस तुम शांत हो जाओ। श्वेता की शादी को 2 साल हो गए थे। 2 सालों में 2000 बार शालिनी श्वेता के साथ खाना बनाने को लेकर झगड़ा कर चुकी थी, लेकिन श्वेता पर शालिनी की बातों का कोई असर ही नहीं होता था। श्वेता इंडिपेंडेंट और स्मार्ट लड़की थी। शुरू में श्वेता ने शालिनी की बातों से तंग होकर घर में कुक भी रखा था, लेकिन शालिनी की बकबक सुनकर वो कुक भी कुछ दिनों में भाग गया। अभी अभी शालिनी की पड़ोसन सीमा के बेटे की शादी हो गई थी। सीमा अपनी बहू के बारे में शालिनी को बताती रहती थी कि वो किस तरह अच्छा खाना बनाती है, उसे खुश रखती है। शालिनी को सीमा की बातों से बड़ी जलन होने लगती है। अरे शालिनी, कहाँ थी तुम? महीना हो गया हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं तो यहीं पर थी, तुम्हें व्यस्त थी ना अपने बेटे की शादी में। वैसे अच्छे से हो गई शादी की रस्में? अरे कब की, इतने दिन थोड़ी ना चलेगी। शादी भी हो गई, रस्में भी हो गई, नई नवेली दुल्हन अब बहू भी हो गई। अच्छा है, अच्छा है। बहुत जल्दी घुल मिल गई तुम्हारी बहू घर में। अब तो मज़े होंगे तुम्हारे। दिन भर बस तुम हुक्म चलाती होगी और तुम्हारी बहू सुनती होगी। हाँ, ऐसा ही कुछ है। तुम्हें पता है मेरी बहू ना खाना बड़ा अच्छा बनाती है, और कुछ ही दिनों में घर भी अच्छे से संभाल लिया है। रोज़ मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा खाने के लिए बनाती है। सच में मेरे तो मज़े ही मज़े हैं। तुम्हारे भी मज़े होते मेरी तरह अगर अपने बेटे को कान के नीचे ना रखती। ना वो लव मैरिज करता, ना ही घर में जॉब करने वाली बहू आती। खैर अब क्या। शायद तुम भूल रही हो, मेरा नाम शालिनी है। मुझे बिगड़ी बाजी को किस तरह संवारना है ये अच्छे से पता है। मुझसे गलती हो गई, अजय को लव मैरिज के लिए हाँ कह दिया, लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। मेरा बेटा, मेरा विजय अभी भी बाकी है। अपने विजय के लिए मैं बहू अपनी पसंद की ही लाऊंगी, फिर चाहे जो हो जाए। लेकिन उसे भी कोई और लड़की पसंद होगी तो क्या उसे अपनी पसंद भूलनी होगी? पता नहीं तू कैसे करेगी, लेकिन फिर भी तू जैसा चाहती है वैसा ही हो। खैर अब मैं चलती हूँ, कल शाम फिर मिलेंगे। शालिनी सीमा की बातों को लेकर बड़ी परेशान थी। वो सोच रही थी कि अपने विजय के लिए वो एक ऐसी बहू चुनकर लाए जो उसे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए, लेकिन उससे एक बात का डर भी था कि कहीं विजय को कोई और लड़की पसंद ना हो। सीमा से मिलने के बाद वो रात भर विजय की शादी के बारे में सोचती है। तब उसे अपनी पुरानी दोस्त शोभा की याद आती है। उसका एक छोटा सा होटल था। शोभा और उसका पति रमेश उस होटल को बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। नीलम उन दोनों की अकेली बेटी थी। कुछ दिनों पहले शालिनी की नीलम से मुलाकात भी हुई थी। तब उसे पता चलता है कि नीलम अपने माता पिता की तरफ बड़ा अच्छा खाना बनाती है। वो मन ही मन विजय के लिए उसे पसंद कर लेती है। दूसरे दिन सुबह, बड़ी बहू जरा चाय तो ले आना, सर दर्द कर रहा है। क्या हुआ माँ जी, सुबह सुबह सर दर्द कर रहा है? रात को नींद नहीं हुई क्या? मेरी उम्र हो गई है बहू, रात को नींद नहीं आती है। बस मेरे बच्चों के तुम्हारे बारे में सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है। अजय की शादी तो हो गई, प्रिया भी अपने ससुराल में मज़े में रह रही है, लेकिन विजय वो अभी भी शादी के लिए नहीं मान रहा। अच्छा बहू, वो तुम्हारी सारी बात मानता है ना, बस मेरे लिए तुम एक बार उसे शादी के लिए मना लो। मैंने उसके लिए एक लड़की भी पसंद कर ली है, बड़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा खाना भी बनाती है, दिखने में भी सुंदर है। शालिनी की बात सुनकर श्वेता मन ही मन बड़ी खुश हो जाती है। विजय की शादी होगी और घर में अच्छा खाना बनाने वाली बहू आएगी तो उसे अपने सास के तानों से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा वो सोचती है।
ठीक है माँ जी, मैं देवर जी को शादी के लिए मना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। विजय शहर में पढ़ता था। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। वो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। विजय दिवाली के त्योहार पर घर आता है। विजय के आने के कुछ दिन बाद श्वेता उसे बताती है कि शालिनी ने उसके लिए एक अच्छी लड़की देखी है। देवर जी, इस साल शायद आपकी भी विकेट गिर जाएगी। वो कैसे भाभी, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब शायद इस साल आपकी भी शादी हो जाएगी। नहीं नहीं भाभी, अभी नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करनी। अभी तो पढ़ाई खत्म हुई है, कुछ काम धंधा तो ढूंढना होगा ना। क्या मजाक करते हो देवर जी, इतने पढ़े लिखे हो आप, कोई भी यूं काम दे देगा आपको। अरे श्वेता, तुम नहीं समझ रही हो, वो मजाक कर रहा है। तहसीलदार है हमारा विजय, उसे क्या ज़रूरत है जॉब ढूंढने की, जब जॉब खुद दस्तक दे रही है उसके दरवाजे पर। क्या आप भी अजय जी मुझे समझा रहे हो? पता है मुझे, मैं भी तो मजाक कर रही हूँ। ठीक है भाई, अब देवर भाभी का ये मजाक का खेल खत्म हो गया हो तो भाई विजय, फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? क्या किस बारे में? तुम्हारी भाभी कब से तुम्हें शादी के बारे में तो पूछ रही है। कब करनी है शादी? घर में तुम्हारी शादी की बात चल रही है। माँ ने तो लड़की भी ढूंढ रखी है। करोगे ना माँ की पसंद से शादी, या फिर मेरी तरह लव मैरिज करोगे? कोई है क्या तुम्हारे सपनों की रानी? क्या घर आते ही पीछे पड़ गए आप सब? माँ बाबूजी उनका समझता हूँ मैं, लेकिन भैया भाभी आप भी। अभी अभी पढ़ाई से फुर्सत मिली है, अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है, और बीच में ये शादी की बात कहाँ से आ गई? कहाँ से मतलब? 24 साल के हो गए हो, आज नहीं तो कल तो शादी करनी होगी। एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो माँ हमारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगी। उनकी इच्छा है मान जाओ, या फिर तुम्हें कोई पसंद हो तो बता दो। पढ़ाई से फुर्सत मिलती तब तो देखता ना किसी लड़की की तरफ। नहीं भैया, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। तो फिर हाँ कह देते हैं माँ को शादी के लिए। माना कि मुझे अभी कोई लड़की पसंद नहीं है, लेकिन मुझे भी भाभी की तरह ही इंडिपेंडेंट स्मार्ट लड़की चाहिए। और माँ की पसंद कैसी होगी? कोई सीधी सादी घर संभालने वाली। मुझे नहीं करनी ऐसी लड़की से शादी। बाहर से आते ही शालिनी विजय की बात सुन लेती है और शुरू कर देती है घर में तमाशा। क्या कहा तुमने विजय? तुम्हें अपने माँ की पसंद से शादी नहीं करनी? अरे बचपन में हर खिलौना, हर कपड़ा, हर चीज माँ की पसंद की ही होनी चाहिए, ये जिद करते थे तुम। हमारे बीच में इतनी दरार आ गई कि अब तुम्हें माँ की पसंद अच्छी नहीं लगती। मेरी किस्मत ही फूट गई। बड़े बेटे ने लव मैरिज की, बेटी ने भी। अब मुझे लगता था कि मेरा विजय ही मेरा अरमान है, वो मान जाएगा मेरी बात, वो करेगा मेरी पसंद से शादी और आएगी इस घर में मेरी पसंद की बहू। लेकिन मैं भूल गई थी कि अब विजय भी मेरा नहीं रहा। तुम्हें भी अजय जैसी मॉडर्न लड़की चाहिए ना? अरे ये बस खुद का ताम झाम जानने वाली लड़कियां होती हैं, इन्हें ना खाना बनाना आता है ना ही घर संभालना। अब तो हमारे हाथ पैरों में ताकत भी नहीं। अगर दोनों बहुएं एक जैसी होगी तो दोनों भी जॉब संभालेंगी और हमें ढूंढना होगा वृद्धाश्रम। न जाने कैसी बदकिस्मत माँ हूं मैं। दो बेटे हैं मुझे, लेकिन एक भी मेरा नहीं है। एक तो पिछले 2 सालों से पत्नी के पल्लू से बंध गया है, उसे ना माँ दिखाई देती है ना बाप। खैर अब मुझे लगता है मेरे जीने का कोई वजूद ही नहीं है। माँ क्या कह रही हो आप ये सब? बस भी करो माँ, आप ही कहती रहती ना घर में ऐसी बातें नहीं करते। अरे तो क्या करूं मैं, क्यों जिंदा रहूं अगर इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है? नहीं जीना मुझे, मैं मर जाती हूँ। फिर तुम सब आराम से रहना, अपने मन का करना, ना फिर कोई टोकेगा ना कोई सलाह देगा। और हाँ विजय, तुम भी फिर अपनी पसंद की लड़की ही इस घर में लाना। शालिनी बड़बड़ाते हुए जोर जोर से रोने लगती है और अपने ड्रामे से विजय को मजबूर करके अपनी बात मनवा लेती है। इस दुनिया में मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत आपकी है माँ। आप चाहती है ना आपकी पसंद की लड़की इस घर में बहू बन के आए, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। लेकिन विजय। अब क्या लेकिन? जाओ जाकर मिठाई लेकर आओ। अब हमारे घर में ढोल ताशा बजेंगे, बड़े धूमधाम से मैं अपने विजय की बारात लाऊंगी। अरे खड़े क्या हो, जाओ जल्दी, सबका मुंह मीठा कराओ। विजय शादी के लिए हाँ तो कह देता है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। विजय के हाँ कहने से शालिनी बड़ी खुश थी। अगले कुछ ही दिनों में विजय और नीलम की मुलाकात होती है। नीलम दिखने में सुंदर थी, लेकिन विजय ने कभी आंख भर के उसकी तरफ देखा नहीं। अगले कुछ ही दिनों में विजय और नीलम की शादी हो गई। थोड़े ही दिनों में नीलम नए घर में घुल मिल गई। शादी की सारी रस्में हो गई। नीलम जब भी विजय से बात करने की कोशिश करती तो वो कोई भी काम का बहाना बनाता। शुरू में तो नीलम को लगता था कि वो शायद हिचकिचा रहा है। क्या बात है विजय जी, मैं जब भी आपसे बात करने के बारे में सोचती हूँ आप मुझसे दूर दूर भागते रहते हो, जैसे हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। शुरू में मुझे लगता था आप हिचकिचा रहे हो क्योंकि हम नए हैं एक दूसरे के लिए,
लेकिन अब तो हमारी शादी को काफ़ी दिन हो गए, शादी की सारी रस्में हो गई, भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया। अब तो हम हमारे नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं ना। लेकिन ना तो आप मुझसे ठीक से बात करते हैं, ना मेरे साथ कहीं घूमने चलते हैं। कोई बात है कि आपके मन में? मुझसे खुलकर बात करिए ना। देखो, मैं जानता हूँ तुम भी अपने पति से बाकी सारी औरतों की तरह प्यार, पत्नी का स्थान, इज्जत चाहती होगी। तुम्हारी भी कुछ ज़रूरतें होंगी, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। इस घर में तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन मेरा प्यार और मेरी ज़िंदगी में पत्नी का स्थान मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैंने तुम्हें ये बताने की लाख कोशिश की कि ये शादी मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात तुम्हारे तक कभी पहुँच ही नहीं पाई। देखो प्लीज़, तुम खुद को संभालो। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए की है। मुझे माफ़ कर दो। मैं आशा करता हूँ तुम मुझे समझ लोगी। पति पत्नी नहीं, लेकिन हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ये क्या कह रहे हो आप? इस घर में मुझे सब कुछ मिलेगा प्यार के सिवा। रास्ते की भिखारी हूँ क्या मैं, जो आपकी कुछ चीज़ों से मैं खुश हो जाऊंगी? शादी करके आई हूँ इस घर में। अरे नहीं करनी थी शादी तो अपनी माँ से कह देती। मुझे परेशान करने की क्या जरूरत थी? क्यों खराब करती मेरी जिंदगी? देखो, शांत हो जाओ तुम। इस रूम के बाहर आवाज़ गई तो माँ को पता चल जाएगा। बेवजह घर में तमाशा हो जाएगा। तुम्हें घर की शांति की पड़ी है, घर में तमाशा हो जाएगा मेरी बातों से? अरे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से मेरी जिंदगी में तमाशा हो गया है, उसका क्या? देखो, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना मुझे कुछ भी। जाओ तुम यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। नीलम विजय को कमरे से बाहर भेज देती है और अपने दोनों हाथ आंखों पर रखकर जोर जोर से रोने लगती है। रोते रोते नीचे बैठ जाती है। उसे अपनी किस्मत का, विजय की माँ का, सबका गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपनी वजह से अपने माँ पापा को परेशानी ना हो, इस वजह से वो चुप रहती है। रात में रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है। जो है जैसा है उसी के साथ अपना समझ के जीवन व्यतीत करने का निर्णय नीलम लेती है। कल रात उसने विजय से बड़े गुस्से में बात की थी, इस बात का उसे बुरा लगता है। वो विजय से माफ़ी मांग लेती है। कुछ दिनों बाद शाम के वक्त, बहू क्या बन रहा है आज किचन में? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। छोले भटूरे। विजय जी ने बताया था आपको बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन छोले भटूरे ही नहीं, मुझे सभी स्वादिष्ट व्यंजन पसंद है। तुम्हारे आने से मेरी खाने की ख्वाहिश रोज पूरी होगी। भगवान तुम्हारा भला करे। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है माँ जी। मैं भी आई हूँ छोले भटूरे खाने नीलम। हाँ ना दीदी, आपके लिए भी बनाए हैं। माँ ने सुबह बताया था आप आने वाली हैं। तभी विजय हाथ में गिफ्ट लेकर आता है। अरे विजय, आज तुम जल्दी आ गए। और हाथ में क्या है? माँ, मेरा प्रमोशन हुआ है, उस खुशी में कुछ मिठाइयाँ हैं और आप चारों के लिए साड़ियाँ। ये बात कहते वक्त विजय नीलम की तरफ देखता है। नीलम कुछ ही दिनों में सबकी पसंद की हो जाती है। शुरू में हर कोई उसे खाना बनाने वाली, कुक, क्या क्या नहीं कहते थे, लेकिन अपनी अच्छाई से उसने सबका दिल जीत लिया था। पहले आप सिर्फ मेरी ज़रूरत की चीज़ें ही लाते थे, आज आपने मेरे लिए गिफ्ट लाया। हम आपके हैं कौन? इतना बदलाव कैसे आ गया? अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। दोस्ती? आईने के सामने खड़े रहकर खुद से पूछ लो, पिछले कुछ महीनों में हमारे रिश्ते में कितना बदलाव आया है। शादी की थी हमने, लेकिन एक दूसरे के लिए पहले हम अजनबी थे, बाद में एक दूसरे के साथ इंसानों की तरह रहने लगे। बातों बातों में दोस्ती भी हो गई और अब क्या? कुछ नहीं। विजय ने मजबूरी में शादी की थी, लेकिन नीलम के लिए सामान लाना, उसके सम्मान के लिए लड़ना, उसकी पसंद का ख्याल रखना अब विजय को पसंद आने लगा था। बीतता हुआ हर दिन उसे नीलम के करीब लेकर जाता था। उसे नीलम की आदत हो गई थी। शायद वो नीलम से प्यार करने लगा था, लेकिन उसने अभी तक ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी। क्या हुआ है सर, इतने खामोश और उदास क्यों हैं? सर, वर्क टाइम पर हूँ तेरा, अभी फ़िलहाल तो दोस्त हैं हम। हाँ, तो किन ख्यालों में खोया हुआ है मेरा दोस्त? पता नहीं, लेकिन किसी भी चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा। कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, ना कुछ खाने का मन करता है ना काम करने का। मेरे दोस्त इसे प्रेम रोग कहते हैं। कुछ भी। मुझे और प्रेम रोग इम्पॉसिबल। मुझे किससे होगा प्यार? अरे नीलम भाभी से। देखो, सच तो यह है कि मैंने अभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया है अपने पति के रूप में। तो ठीक है, आंख बंद करो, लंबी सांस लो। अगर तुम्हें नीलम भाभी की तस्वीर दिखाई दी तो 101% तुम्हें उनसे प्यार हुआ है।
विजय आंख बंद करता है और उसे नीलम की तस्वीर दिखाई देती है। वो नीलम के ख्यालों में खो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि पिछले कुछ महीनों पहले जिस रिश्ते को वो चाहता ही नहीं था, वो रिश्ता आज कितना मजबूत हो गया है। उसे एहसास होता है कि नीलम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो उसके लिए इतनी परफेक्ट पार्टनर है। वो दुनियादारी नहीं समझती, लेकिन अपनापन बड़े बखूबी से निभाती है, किसी को भी अपना बना लेती है। क्या हुआ, पता चल गया भाई नीलम भाभी कितनी प्यारी है, तुम्हें उनसे कितना प्यार है? तो जाओ जल्दी से अपने प्यार के बारे में बता दो, अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत कर। और रही बात तुम्हारे इंडिपेंडेंस पार्टनर की, नीलम भाभी काफी अच्छा खाना बनाती है, तो उन्हें जो पसंद है उस चीज में उन्हें आगे लेकर जा। उनके जीवन साथी के साथ साथ उनके सपनों का भी साथी बन जा। शी कैन बी अ गुड कुक। तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्त। मैं नेहा के सपनों को एक ऊंचा आसमान दूंगा। मैं आज ही उसे अपने दिल की बात बताता हूँ। विजय घर जाकर नीलम को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है और उसे बताता है कि किस तरह वो अपने खाने के स्वाद को जग भर में फैला सकती है। विजय नीलम को एक नया सपना दिखाता है। विजय की मदद से नीलम एक नई शुरुआत करती है। नीलम खाना बनाने की रुचि को व्यावसायिक रूप देने के लिए खुद की होटल शुरू करती है। कई खाना बनाने के कंपटीशन में भाग लेती है। अगले कुछ ही सालों में नीलम एक बड़ी शेफ बन जाती है। काम के साथ साथ नीलम अपना घर भी अच्छे से संभालती है। अगर अपने जीवन साथी का साथ हो ना, तो जीवन का कोई भी पड़ाव हम पार कर सकते हैं। एक दूसरे में कमियां ढूंढने से बेहतर है कि एक दूसरे का साथ दे। आगरा शहर में सुरभि नाम की लड़की अपनी माँ, बड़े भाई अनिल और अपनी भाभी सविता के साथ एक बड़े बंगले में रहती थी। लेकिन उसको एक मोहित नाम के लड़के से प्यार हो गया, जो कि उसके साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ता था और पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। जब ये बात पूनम को पता चली तब, सुरभि, ये क्या सुन रही हूं मैं? तो कॉलेज के बहाने किसी लड़के से मिलने जाती है? आपको ये सब किसने बताया मम्मी? सुरभि, पहले मम्मी जी की बात का जवाब दो। हाँ, मैं मोहित से प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी भी करूंगी। बेहया बेशरम लड़की, ये पढ़ने जाती है तू कॉलेज? आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। बिल्कुल ठीक कहा आपने मम्मी जी। अब से मैं सुरभि को घर से बाहर कदम भी नहीं रखने दूंगी, चाहे जो भी हो। जब ये बात अनिल को पता चली तो उसने सुरभि को बिठाकर शांति से पूछा, लेकिन मोहित के लिए सुरभि का प्यार पागलपन का रूप ले चुका था, इसलिए मजबूरन अनिल ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। देखो सुरभि, तुम मेरी इकलौती बहन हो, इसलिए मैं तुमको ऐसे परेशान नहीं देख सकता, लेकिन जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। आप मेरी चिंता ना करो भैया, मोहित बहुत समझदार, जिम्मेदार और पढ़ा लिखा लड़का है। वो मुझे अच्छी तरह से रखेगा। ठीक है, तो फिर किसी दिन मुझे मोहित से मिला दो, फिर मैं बात करके उससे तुम्हारी शादी तय कर दूंगा। थैंक यू भैया, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। अनिल, तो ये कान खोलकर सुन ले, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। अरे ऐसे ही किसी अरे गहरे नथु गहरे को अपनी बेटी थोड़ी ना दे दूंगी। माँ जी, इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। सविता को मोहित से नाम से ही नफरत हो गई थी। वो अब हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती कि सुरभि और मोहित की शादी ना हो पाए, इसलिए वो पूनम, अनिल और सुरभि को भड़काने लगी। माँ जी, मैं आपको कैसे समझाऊं, मोहित हमारी सुरभि के लिए बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। अरे लेकिन अनिल ने तो सुरभि की शादी के लिए हाँ बोल दिया। हाँ माँ जी, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को ऐसे रोते तड़पते नहीं देख सकते ना, इसीलिए दबाव में आकर उन्होंने ये फैसला किया। अच्छा बहू, ये बता वो लड़का करता क्या है? अरे मुझे तो वो लड़का एक नंबर का आवारा लगता है माँ जी, कहीं पार्ट टाइम जॉब करता है। अच्छा, तो फिर बहू तू सुरभि पर नजर रख अब से। ठीक है माँ जी। सुबह का समय था। सुरभि अपने कमरे में बैठी अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वो मोहित से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन सविता उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये शादी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। सविता कमरे में आई और सुरभि के बगल में बैठ गई। सुरभि, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? मोहित के पास न पैसा है न अच्छा करियर। तुम इतने अच्छे परिवार में पली बढ़ी हो, क्या तुम सच में उसके साथ खुश रह पाओगी? देखिए भाभी, पैसा और करियर सब कुछ नहीं होता। प्यार में वो ताकत होती है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। ये सब कहने की बात होती है सुरभि, असल जिंदगी में पैसा बहुत मायने रखता है। तुम अगर मोहित से शादी करोगी तो एक दिन बहुत पछताओगी। सुरभि को भी ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। शायद आप सही कह रही हो भाभी,
लेकिन मैं जानती हूँ मैं मोहित के बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अरे मेरी भोली ननद रानी, जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी होता है, उसके बिना जिंदगी नहीं कटती। भाभी, मैं अपनी खुशियों की कीमत पैसों से नहीं लगा सकती। सविता ने एक लंबी सांस ली और वो सुरभि के कमरे से निकल गई, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि उसकी ननद उसकी बात नहीं मानने वाली। इसलिए वो अनिल के पास जाकर उस पर भड़कने लगी। अनिल, आप खुद को समझते क्या हो? ऐसे कोई करता है क्या भला? अरे मुझे तुम ये बताओगी कि मैंने क्या किया है और तुम मुझ पर ऐसे भड़क क्यों रही हो? इतने भोले मत बनो। क्या तुमको नहीं पता वो मोहित कुछ खास नहीं करता? फिर हमारी सुरभि को वो अच्छे से कैसे रख पाएगा? तुम्हारी बात सही है सविता, लेकिन मैं सुरभि से उसकी मोहित से शादी का वादा कर चुका हूं। अरे लेकिन सुरभि की खुशियों का क्या? उसकी खुशियां वो खुद जाने। जब समझाने से मान ही नहीं रही तो मैं क्या करूं? अनिल चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर चला गया। सविता के समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर सुरभि और मोहित आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। मैं जानता हूँ सुरभि, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हें दुख दे रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मोहित, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए हूँ? मेरे लिए तुम्हारी सच्चाई और प्यार ही सब कुछ है। लेकिन तुम्हारी भाभी सही कहती है, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल तो हम साथ हैं ना, यही काफ़ी है मोहित। बाकी सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ मोहित। मोहित ने सुरभि का हाथ थामा। दोनों के चेहरे पर एक भरोसा था जो सारी मुश्किलों को जीतने का हौसला देता था। और अब मोहित और सुरभि की शादी तय हो गई। देख बहू, घर में बहुत सारे काम है, इसलिए तू सुरभि को मार्केट ले जा और शॉपिंग करा ला। जी माँ जी। सविता सुरभि को खरीदारी के लिए मार्केट ले गई। वहाँ महंगे ज्वेलरी स्टोर्स के सामने वे दोनों खड़ी थी। सविता ने सुरभि की तरफ देखा जो अपनी पसंदीदा अंगूठी देख रही थी। सुरभि, अगर तुमने मेरी बात मानी होती ना तो आज ये अंगूठी तुम्हारी होती। अब कहना क्या चाहती हो भाभी? मोहित तुम्हें ये अंगूठी कभी नहीं दिलवा पाएगा। भाभी, आपका दिमाग खराब है क्या? आप मुझे यहाँ शॉपिंग कराने लाई हो या जलील करने? सविता सुरभि को यूं चीखते देख डर जाती है, इसलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करती है। अरे सुरभि, इसमें ऐसे चीखने की क्या जरूरत है? भाभी, क्या ये सारी चीजें खुश रहने की गारंटी दे सकती हैं? बिल्कुल दे सकती है। एक औरत को इसके अलावा क्या चाहिए? मैं जानती हूँ कि मोहित मुझे ये सब कुछ नहीं दे सकता, पर उसके प्यार में जो सुकून है वो इस अंगूठी से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम्हें ये सारी बातें बाद में समझ में आएंगी, जब जिंदगी की सच्चाई से सामना होगा। तब की तब देखी जाएगी। अभी तो मैं किसी के कहने पर नहीं, अपने दिल की सुनना चाहती हूँ बस। सविता के बार बार समझाने पर भी सुरभि ने उसकी एक बात नहीं सुनी और कुछ दिनों बाद सुरभि और मोहित की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली जाती है। इस बात से सविता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मोहित, इतना छोटा रूम? हाँ सुरभि, जो है वो यही है। कोई बात नहीं मोहित, तुम खूब मन लगाकर मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू सुरभि, सच में मुझे तुमसे अच्छी वाइफ कभी नहीं मिल सकती थी। थैंक यू मेरी लाइफ बनाने के लिए। और मुझे तुमसे अच्छा हस्बैंड नहीं मिल सकता था। मोहित और सुरभि के बीच की आपसी समझ से उनका रिश्ता बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कभी कभी उनके बीच मीठी सी बहस भी हो जाती थी जो कि उनके रिश्ते को और मजबूत कर रही थी। क्या है मोहित, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? अरे तुम्हारी गलत बात मैं नहीं मान सकता, ये समझ लो तुम। मैं तुम्हें तुम्हारी सेहत का ख्याल रखने के लिए बोल रही हूँ ना, इसमें गलत क्या बोला मैंने? ओके सॉरी बाबा, अब से मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा। बस चलो, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय बाय। ठीक है बाय, आराम से जाना। सुरभि भगवान को धन्यवाद देती है कि उसको इतना अच्छा पति मिला, लेकिन उधर उसकी भाभी और भैया की आए दिन किसी न किसी बात पर बहस होती रहती थी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैंने बोला ना मेरे काम में दखल ना दिया करो। अनिल, जरूरी नहीं है कि जो आप करो वही सही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी प्यारी ननद की जिंदगी उस मोहित से शादी करवाकर बर्बाद करती। कल फोन पर पता है कितनी रो रही थी। तो रोने दो उसे, उसको भी मैंने समझाया था लेकिन वो नहीं मानी। अब भुगतने दो उसे। सच में आपको ना किसी बात का कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं पड़ता। किचन में सविता और उसकी सास खाना बना रही थी। तभी सास ने देखा कि हाल में घर का माहौल बहुत खराब होता जा रहा है, खासकर सविता और उसके पति के बीच। सविता, ये क्या होता रहता है?
मैं देख रही हूँ घर में हर रोज लड़ाई होती है। तुम दोनों की लड़ाइयाँ बाहर तक सुनाई देने लगी हैं। माँ जी, वो मेरी बात कभी नहीं समझते, हमेशा अपनी ही मनमानी करते हैं। देख बहू, पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन इन्हें इतना बड़ा नहीं करना चाहिए कि रिश्ते पर असर पड़े। जो भी हो, तुम्हें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। लड़ाई से कुछ नहीं सुलझता। ठीक है माँ जी, मैं आज उनसे बात करके देखती हूँ। सविता कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में अब भी ननद और मोहित की शादी को लेकर जलन थी, इसलिए उसने फिर से ननद को फोन किया। उसका इरादा सुरभि को मोहित के खिलाफ भड़काने का था। हेलो, कैसी हो ननद रानी? अब तो अपनी भाभी की याद भी नहीं आती क्या? ऐसी बात नहीं है भाभी, बस काम में थोड़ा व्यस्त हो जाती हूँ। क्यों? अभी से इतना काम करना पड़ रहा है क्या तुम्हें? हाँ भाभी, मोहित की माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए काम थोड़ा बढ़ जाता है। मैंने तो पहले ही कहा था नंदोई तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। उसने तुम्हें आया बना के रख दिया है। देखो भाभी, मैंने अपने दिल से फैसला लेकर मोहित को चुना है। मैं मोहित को नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारी ये जिद तुम्हें एक दिन पछताने पर मजबूर करेगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, पर मैं अपनी गलतियों से सीखना चाहती हूँ, ना कि किसी और के कहने से। सुरभि के तीखे बोल सुनकर सविता फोन रख देती है। उसका मन अभी भी ननद को गलत साबित करने के लिए सोच रहा था। उसी समय अनिल को भी सुरभि की चिंता होने लगी और वो अपने ऑफिस से उसको फोन लगाता है। हेलो सुरभि, क्या बात है? सब ठीक है ना? हाँ भैया, मैं मोहित के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन आज आपको अचानक मेरी याद कैसे आ गई? क्यों, अपने बहन के हालचाल नहीं ले सकता क्या मैं? अरे भैया, मैं तो मजाक कर रही थी। और बताइए, अब आप और भाभी लड़ते तो नहीं हो ना? नहीं सुरभि। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके भैया, बाय। सुरभि से बात करके अनिल का गुस्सा सविता के लिए और बढ़ गया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सविता अब भी सुरभि के पति को पसंद नहीं करती, इसलिए वो झूठ का सहारा ले रही है। घर पहुंचकर अनिल सविता से बहुत गंदी तरह लड़ने लगता है। तू अपने आप को समझती क्या है? क्या हुआ? अनिल, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? माँ, ये औरत इसी के लायक है। सुबह इसने मुझे दोबारा मोहित के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। तो मैंने गलत क्या कहा? मुझे मेरी ननद की चिंता है, इसलिए उसके भले का सोचती हूँ। तू उसका नहीं, अपना भला सोच। मैंने आज सुरभि को फोन किया था और मुझे तब पता चला कि तूने मुझसे झूठ बोला। ये सुनते ही सविता चुप हो गई और रोने लगी। सविता को रोते देख अनिल और भड़क गया और हमेशा की तरह दूसरे कमरे में सोने चला गया, जिस पर पूनम को गुस्सा आया और वो बोली, ये सही है तुम दोनों का, लड़ाई करो और अलग अलग कमरे में सो जाओ। अरे जब साथ नहीं रहोगे तो तुम्हारी आपस की दूरियां तो बढ़ेंगी। अरे बात नहीं सुलझेंगी ऐसे। रहने दो मम्मी जी, मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं सोना जो औरत के साथ इज्जत से बात तक करना ना जानता हो। अब सविता भी अलग कमरे में जाकर सो गई। उधर मोहित अपने ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो सोच रहा था, तभी उसका फोन बजा। सुरभि का फोन था। पता है मोहित, शादी के बाद आज पहली बार भैया ने फ़ोन करके मेरे हालचाल लिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है। क्या हुआ मोहित? मैं ये सोच रहा था सुरभि कि मैं क्या कभी भी तुम्हें वो खुशियाँ दे पाऊंगा जो तुम्हें मिलनी चाहिए। अरे तुम परेशान ना हो, मुझे पता है, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें कोई भी मुश्किल तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। जब भी सोचता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, मन में अजीब सा डर आ जाता है। तुमने मुझे अपना दिल दे दिया है और वो सबसे कीमती है। बाकी सब हम मिलकर हासिल कर लेंगे। सुरभि की बात सुनकर मोहित ने फोन रखते ही राहत महसूस की। उसे अब भरोसा था कि सुरभि के साथ रहते हुए वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। उधर एक दिन अनिल और सविता की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पड़ोसी भी सुनने लगे। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। अनिल, तुम्हें कभी मेरी भावनाएं समझ में ही नहीं आती, हमेशा अपनी ही चलाते हो। तुम भी तो कभी समझने की कोशिश नहीं करती। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना देती हो? अब इसमें भी मेरी गलती है। दोनों की चीखें सुनकर कुछ पड़ोसी अपने घरों से बाहर आकर उन दोनों की लड़ाई होते देखने लगे और आपस में मजे लेने लगे। पड़ोसी धीरे धीरे बात कर रहे थे। इनकी तो रोज की बात हो गई, कब तक ऐसे चलेगा? बेचारी बुढ़िया का जीना नरक कर दिया है दोनों ने। सही कहा भाई, रोज रोज कुत्ते बिल्ली जैसे दोनों लड़ते हैं और कभी इनकी लड़ाई खत्म ही नहीं होती। अरे इनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा है, हम सबका मनोरंजन हो जाता है फ्री में।
रात का समय था। सुरभि और मोहित की दिन में बहस हो गई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलकर हंसते हुए साथ सोने चले गए। देखा मोहित, छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी सिर्फ एक सॉरी बोलने से खत्म हो जाती है और प्यार से सब सुलझ जाता है। मुझे तो तुम्हारे साथ रहकर हर परेशानी छोटी लगने लगती है। बातें बनाना कोई आपसे सीखे मोहित जी। दूसरी ओर सविता और उसका पति अलग अलग कमरों में सो रहे थे। दोनों की लड़ाई अब तक सुलझ नहीं पाई थी और दोनों बहुत बेचैन थे। क्यों हर बार हमारी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि हम सॉरी तक नहीं बोल पाते? शायद हमें एक दूसरे को और समझने की कोशिश करनी चाहिए, पर अब बहुत देर हो चुकी है। पता नहीं मेरा और अनिल का रिश्ता कब सुधरेगा। पूनम को ऐसे अपने घर में बहू बेटे का अलग अलग कमरों में सोना बिल्कुल पसंद नहीं आता और उधर पड़ोसियों के तानों से वो बहुत दुखी होती है। जब उसको कुछ समझ में नहीं आता तो वो सुरभि और मोहित को घर बुलाकर उन दोनों को समझाने के लिए कहती है। भैया, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप लोगों की शादी को इतना समय हो गया और आज तक आप लोग एक दूसरे को समझ भी नहीं पाए। मैं तो हमेशा लड़ाई खत्म करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये दूसरे कमरे में जाकर सो जाते हैं और मुझे इनसे बात करने का मौका तक नहीं देते। तुम कभी मेरी बात सुनती हो? तुमसे बस ड्रामा करवा लो। भैया भैया आप शांत हो जाओ। भाभी की बात सही है। अगर आप उनको मौका नहीं दोगे और अलग कमरे में सो जाओगे तब तो आप दोनों की बहस कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। दामाद जी, मैं भी हमेशा इनको यही समझाती हूँ, लेकिन ये दोनों मेरी एक नहीं सुनते। भाभी ये गलत बात है। आपको अपनी सास की हर बात माननी चाहिए। वो आपकी माँ के बराबर है ना। सॉरी मम्मी जी, आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी और घर में कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगी। ये हुई ना बात भाभी। सॉरी सुरभि, मैंने तुम्हारी जिंदगी में भी आग लगाने की कोशिश की। मैं बहुत बुरी हूँ। अरे भाभी, आप ऐसे मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं सुरभि, सिर्फ मैं ही थी जो तुम्हारी और मोहित की शादी से कभी खुश नहीं हुई और मैंने हमेशा तुमको मोहित के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। अनिल जब सविता को ऐसे सबके सामने गिड़गिड़ाता और माफ़ी मांगता देखता है तो उसको अंदर से बहुत खराब लगा, इसलिए वो भी सबके सामने सविता से माफ़ी मांगने लगा। सॉरी सविता, शायद मैंने तुमको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन अब से मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। मैं भी आपकी हर बात मानूंगी। लो कर लो बात। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं मोहित और सुरभि को बहुत पहले ही बुला लेती। बेकार में इतने दिनों तक पड़ोसियों का मनोरंजन होता रहा। पूनम की बात सुनकर सब हंस पड़े। इसके बाद सबने एक साथ बैठकर डिनर किया। मोहित और सुरभि खुशी के साथ अपने घर चले गए। पूनम अब बहुत खुश थी कि उसकी बेटी इतनी समझदार हो गई है और मोहित जैसा समझदार लड़का उसका दामाद है। सविता को भी समझ में आ गया कि सुरभि मोहित से इतना प्यार क्यों करती थी और उसे अपनी करने का पछतावा भी था। इन सब के बाद वो सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे। अरे जब से मुंबई गया है बेटा, तब से बस भाग ही रहा है। अपने खाने पीने का ध्यान भी रखता है कि नहीं? माँ, मुंबई नगरी है ही ऐसी। यहाँ अगर कुछ बनना है तो फिर भागा दौड़ी तो करनी पड़ती है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तू घर कब आ रहा है? कितने महीने हो गए तुझसे मिले हुए। नहीं माँ, घर तो अभी नहीं आ सकता। जॉब अभी अभी लगी है, इसलिए मुझे जॉब पर पूरा ध्यान देना है। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आ जाऊंगा। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन अपने खाने पीने का ध्यान रखना। हाँ हाँ माँ, मुंबई में और कुछ हो या ना हो, लेकिन खाने की एक चीज है जो हर वक्त काम आ जाती है। राज यहाँ फोन रखता है और वड़ा पाव वाले से वड़ा पाव लेता है। मुंबई के लोगों का अगर सुख दुख का कोई साथी है तो वो है मुंबई का वड़ा पाव, जो खाने में आसान होता है और सस्ता भी पड़ता है जेब पर। मुंबई का वड़ा पाव तो था ही राज के लिए, लेकिन कोई और भी था जो इस सफर में उसके साथ था, या मैं कहूँ कि उसके साथ थी। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे माँ का फोन आ गया था, उन्हीं से बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, हो गई बात उनसे? क्या कह रही थी तुम्हारी माँ? बस कुछ नहीं, मेरे खाने के लिए परेशान हो रही थी। अरे खाने से याद आया, मेरा वड़ा पाव कहाँ है? ये रहा। वड़ा पाव जैसी कोई चीज ही नहीं है। तुम्हारे साथ रह रहकर मुझे भी वड़ा पाव की आदत से लग गई है। अरे वड़ा पाव के सहारे ही तो मैंने इतने साल निकाले हैं इस मुंबई में। तुम तो जानती हो, 2 साल पहले ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तभी से मैं जॉब करती हूँ। बस तभी से वड़ा पाव मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। सब जानता हूँ मैं। अरे अब चलो, कहीं हमें ट्रेन पकड़ने में देरी ना हो जाए।
राज और साक्षी की मुलाकात मुंबई में एक कंपनी में हुई जहां दोनों की जॉब लगी थी। साथ में काम करते करते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। साक्षी के माता पिता की मौत हो गई थी और राज के माता पिता मुंबई के पास के रत्नावली गांव में रहते थे। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो तुम? अरे पिताजी की तबीयत काफी खराब हो गई थी, बस उसी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। अगर वो यहाँ होते तो मैं उनकी देखभाल कर पाता। तो फिर तुम उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? अरे ना मेरे पास कोई घर है, ना अभी तक हम दोनों सेटल हुआ है, सब कुछ कैसे होगा? पर मेरा घर भी तो तुम्हारा ही घर है ना, हम दोनों शादी कर लेते और तुम्हारे माता पिता को यहाँ बुला लेते। सच? हाँ सच कह रही हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन तुम्हें तो पता है मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, उनकी सोच थोड़ी सी पुरानी है। हो सकता है मुंबई का रहन सहन उन्हें ज्यादा राज ना है, या वो तुम्हें कुछ कह दे तो। अरे कोई बात नहीं, नए नए रिश्तों में तो ये सब होता ही रहता है, उन्हें धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं कल ही हमारी शादी रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ। साक्षी और राज कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और राज अपने माता पिता और बहन को मुंबई बुला लेता है। मुंबई में आकर और यहाँ की ट्रैफिक देखकर आते ही राज के माता पिता का सर घूमने लगा था। यहाँ लोग अपनी आधी जिंदगी तो ट्रैफिक में ही बिता देते हैं। माँ बड़ा शहर है ना, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ होता है। मैं आपको पानी देता हूँ। तूने कहा तूने शादी कर ली है, तो तेरी पत्नी कहाँ है? साक्षी बस आती ही होगी, उसे लास्ट लोकल पकड़ने में देर हो गई होगी। आप दोनों ट्रेन से सफर करते हो? अरे मुंबई में अगर जीना है और काम करना है तो ट्रेन का सहारा तो लेना ही पड़ता है, इसके अलावा आप जॉब नहीं कर सकते हो। न जाने तुम लोग कैसे रहते हो यहाँ। आपको भी आदत हो जाएगी। जब मैं यहाँ नया नया आया था तो मुझे भी यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। राज और घर वाले साक्षी का इंतजार कर रहे थे और साक्षी को घर आते आते रात के 11 बज गए। सॉरी, मुझे आने में काफी वक्त लग गया। वो क्या है ना, ट्रेन को आने में ही देरी हो गई थी। कोई बात नहीं माँ, ये है साक्षी मेरी पत्नी। प्रणाम माँ जी। खुश रहो। राज बेटा, अभी तो हमें काफी भूख लगी है, बहू तुम जल्दी से कुछ बना दो। मुझे लगा ही था कि आपको भूख लगी होगी, इसलिए मैं सबके लिए वड़ा पाव लेकर आई थी। वड़ा पाव? हम रात के खाने में वड़ा पाव खाने वाले हैं? हाँ, अब रात को 11 बजे कौन खाना बनाएगा? आज आप सब ये खा लीजिए, कल साक्षी आप सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बना देगी। ठीक है भाई, लाओ जल्दी करो, वड़ा पाव ही खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। साक्षी ने पहले रात ही अपने सास ससुर को वड़ा पाव खिलाकर सुला दिया। अगले दिन सुबह से जॉब के लिए काफी देर हो रही थी, इसलिए वो काफी हड़बड़ी में थी। सुनो साक्षी बहू, पिंकी को नाश्ते में आलू पराठे पसंद है और राज, बाबा और मुझे पूरन पोली, तुम जल्दी से बना देना। माँ जी, इतना सब बनाने का वक्त कहाँ है? आप एक काम कीजिए, राज के वड़ा पाव पड़े हैं, आप खा लीजिए। अरे नहीं, हमें ये वड़ा पाव खाना पसंद नहीं है। हाँ, तो ये रहा रसोई का सामान, मुझे ना बहुत देर हो रही है, आप बना दीजिएगा प्लीज। अगर खुद ही बनाना था तो गांव से यहाँ सेवा के लिए बुलाया ही क्यों? माँ, मुंबई में अगर काम पर पहुंचना हो तो 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है, इतना सब बनाने का वक्त नहीं मिलता है। कल से साक्षी थोड़ा जल्दी उठ जाएगी। हाँ, कल से मैं जल्दी उठ जाऊंगी और आपके लिए अच्छा सा खाना और नाश्ता बना दूंगी। अभी आप ना ये वड़ा पाव खा लीजिए, मैं भी रास्ते में अपने लिए लेते हुए जाऊंगी। वृंदा को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन बहू बेटे के सामने वो कुछ कह नहीं सकी। उसे चुपचाप वड़ा पाव खा लिया और मुंह फुलाकर बैठ गई। अरे वृंदा, क्यों सुबह से मुंह फुलाकर बैठ गई हो? अरे बाबा, माँ की इसमें क्या गलती है? हम जब से आए हैं तब से बस ये वड़ा पाव ही तो खा रहे हैं। पकवान तो छोड़ो, भाभी ने दाल चावल तक नहीं बनाया। न जाने भैया का क्या ध्यान रखती होंगी। अरे दोनों जॉब करते हैं तो यही खाते होंगे, तभी तो मेरा भुवन इतना पतला हो गया है। उसे सारा दिन ये वड़ा पाव ही खिलाती होगी साक्षी। मुझे नहीं लगता कि उसे और कुछ बनाना भी आता है। माँ, मैं तो कहती हूँ अभी रात को भाभी घर पे आए ना तो उन्हें साफ साफ कह दीजिएगा कि भाई हमें सुबह का नाश्ता भारी करने की आदत है और रात को भी ना हम अच्छे से खाना खाते हैं। पिंकी सही कह रही है, अभी हम थोड़ी सख्ती दिखाएंगे तभी जाकर साक्षी को अकल आएगी। साक्षी की ननद और सास आज बहुत ज्यादा नाराज थे, इसलिए उन दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों आज साक्षी से बात करेंगे और रात होते ही वो दोनों साक्षी से शिकायत करने लगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा बहू, हमें इन सब की आदत नहीं है। हाँ भाभी, हम यहाँ जब से आए हैं तब से आप बस हमें वड़ा पाव खिलाए जा रही हैं। अगर ऐसा ही था तो हमें बुलाया ही क्यों यहाँ? देखिए, मैं समझ सकती हूँ आप लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है।
पर मैं आपसे ध्यान रखूंगी कि मैं आपकी जरूरतों का ध्यान रख सकूं, लेकिन आपको भी मेरी मदद तो करनी ही होगी। मदद? कैसी मदद? आपको दिन में एक वक्त वड़ा पाव से ही काम चलाना होगा। मैं जॉब से आकर खाना बना दूंगी, लेकिन सुबह को मेरे पास वक्त नहीं होता, इसलिए सुबह तो आपको खाने में बस वड़ा पाव ही मिल सकता है। हमें सुबह का नाश्ता भारी करने की आदत है, जिसमें हम पराठे, हलवा, पूरी, सब्जी पूरी ये सब खाते हैं। सुबह तो मुझे ऑफिस के लिए ट्रेन पकड़नी होती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ऐसा हो तो आप दोनों घर में ही बैठी रहती हैं, आप दोनों बना दीजिएगा। देखा भैया, भाभी में कैसे ताना मार रही है। उन्हें लगता है कि हम पूरा दिन बस यहाँ बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। साक्षी, ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरी माँ और बहन से? तुम नहीं होती हो तभी वो दिन का खाना तो बनाती है ना, घर को संभालती है, और तुम हो कि... अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं नहीं, हम ही गलत है, कह दो। देख बेटा, तूने कहा था तो हम यहाँ आ गए, हम तेरे कहने पर यहाँ आए हैं। अब अगर हमारा यहाँ रहना साक्षी को पसंद नहीं आ रहा तो हम वापस लौट जाते हैं। अरे नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप सब यहीं रहेंगे और साक्षी आपके लिए सुबह का नाश्ता और रात का खाना बना दिया करेगी। ठीक है साक्षी, इतना तो कर ही सकती हो ना? राज की माँ और बहन के सामने साक्षी कुछ नहीं कह पाई। अगले दिन उसने नाश्ते में आलू पूरी सब्जी बनाई, जिसे बनाने में उसे काफी वक्त लग गया और उसकी ट्रेन छूट गई। रात को जब वो घर आई तब तक सब लोग खाने पर उसका इंतजार कर रहे थे। अरे जरा कुछ तो वक्त का ख्याल करो, कितना वक्त हो रहा है, हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी मैं अभी खाना बना देती हूँ। मेरे लिए पालक पनीर। राज के पापा और मेरे लिए दाल चावल ही बना दो। इतना सब बनाना है? कुछ सिंपल सा कह दीजिए ना, मैं भी थक गई हूँ। तुमसे तो बस मुंबई का वड़ा पाव बनवा लो, बस वही बना सकती हो या मंगवा सकती हो, है ना साक्षी? मैंने ऐसा कब कहा? साक्षी बना दो ना पालक पनीर और दाल चावल, क्यों माँ के साथ बहस कर रही हो? अरे मैं कहाँ बहस कर रही हूँ, तुम्हें तो बस इनका ही पक्ष लेना होता है। अरे छोड़ बेटा, मैं खुद ही खाना बना देती हूँ, दिन को भी तो हम बनाते ही है ना। नहीं नहीं माँ, साक्षी बना देगी खाना। साक्षी जाओ। साक्षी और उसकी सास के बीच में आजकल खाने को लेकर अक्सर बहस होती रहती थी। सुबह का नाश्ता बनाने में साक्षी को रोज देरी हो जाती थी, इसलिए अब उसने सुबह को रोज ही वड़ा पाव मंगवाना शुरू कर दिया। ये क्या, कल भी वड़ा पाव, आज भी? हाँ, क्योंकि सुबह के नाश्ते की वजह से मुझे रोज ऑफिस जाने में देरी हो जाती है, इसलिए मैं इसके अलावा कुछ नहीं बना सकती हूँ। यह तो वही कहावत हुई कि लौट कर बुद्धू घर को आए। साक्षी फिर से वड़ा पाव? हाँ तो इसमें बुराई क्या है, तुम और मैं सालों से यही खाते आए, अब क्यों तुम्हें इतनी मिर्च लग रही है मुंबई के वड़ा पाव से? हाँ लेकिन इन्हें ये पसंद नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? समझ तुम नहीं रहे हो राज, इस वड़ा पाव के चलते मैंने कई सारे दिन गुजारे हैं और सुबह का नाश्ता बनाने में मैं अपनी ट्रेन रोज रोज मिस नहीं कर सकती हूँ। छोड़ दे बेटा, इससे कुछ भी कहने का कोई मतलब ही नहीं है, इससे आलस लग गई है, बस वड़ा पाव मंगवा लिया और काम खत्म। मैं खुद ही कुछ न कुछ बना दूंगी बेटा। नहीं माँ, अगर ये नहीं बना सकती है तो मैं आपके लिए खाना बनाने वाली रख दूंगा, वो आपके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बना दिया करेगी। देखा भाभी, हमारे भैया हमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ बेटा, तू रख दे नाश्ता बनाने वाली, जिसे वड़ा पाव खाना होगा वो खुद ही खा लेगा। रोज रोज के वड़ा पाव की बहस के बाद राज ने सुबह के नाश्ते के लिए एक खाना बनाने वाली रख ली। वाह वाह, क्या खुशबू है, कितने दिनों बाद आज मसाला भाखरी और कचौरी का चेहरा देखने को मिला है। तबीयत भी बाग बाग हो गई इसे देखकर, वरना रोज रोज वड़ा पाव का चेहरा देखना पड़ता था। वाह, क्या चाय बनाई है इसने। अरे पीजिए पीजिए, हमारे बेटे ने आज नाश्ता बनाने वाली रखी है, जो हमें रोज स्वादिष्ट और अलग अलग प्रकार का खाना बनाकर खिलाएगी। भाभी, आपको भी इच्छा तो बहुत हो रही होगी ये सब खाने की, आप थोड़ा सा ले सकती है। नहीं, मुझे देर हो रही है, मैंने अपने लिए वड़ा पाव मंगवा लिया है। अब क्या करे, सबकी अपनी किस्मत है। राज के खाना बनाने वाली रखने के बाद भी साक्षी तो सुबह अपने साथ वड़ा पाव ही ले जाती थी और राज के घर वाले यहाँ कभी पराठे कभी समोसे बनवाते और खाने का भरपूर स्वाद लेते। अरे राज बेटा, तूने तो सच में ये खाना बनाने वाली रखकर बड़ा ही अच्छा काम किया है। हाँ भैया, कल तो क्या उसने मजेदार पास्ता बनाया था, खाकर ही मजा आ गया। हाँ, रोज रोज ये मुंबई का वड़ा पाव खाकर हम तो परेशान ही हो गए थे। अरे भैया, आज 1 तारीख है, मेरा पगार दे दो। हाँ, कितना हुआ तुम्हारा पगार? अभी दे देता हूँ। मेरा हुआ 1 महीने का 40,000। क्या 40,000? इतने पैसे क्यों?
तुम तो सिर्फ हमारे लिए नाश्ता बनाती हो। अरे आपको पता नहीं है मुंबई में खाना बनाने वाले का कितना रेट चलता है? कभी समोसे, कभी पराठे, कभी मसाला चाय। इसमें इतना पैसा तो लगेगा ना। अरे लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था। मेरे को मेरी पगार चाहिए, मतलब चाहिए। 40,000 तो हमारे घर का पूरा खर्चा ही हो जाएगा। अरे जब इतनी तंगी थी तो मुंबई का वड़ा पाव खा लेने का। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, पैसे की बचत भी हो जाती है और पेट भी भर जाता। अरे ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ पैसा। बस तुम कल से मत आना, हम अपना नाश्ता खुद ही बना लेंगे। ये लो 40,000। खाना बनाने वाले को 40,000 देने के बाद राज के महीने के खर्चे के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसे इस हालत में देखकर उसके घर वाले भी खुद को गिल्टी महसूस कर रहे थे। हमने बिना सोचे समझे इतना खर्चा करवा दिया भैया का। अब पता चला कि साक्षी क्यों वड़ा पाव से इतना प्रभावित थी, क्योंकि मुंबई का वड़ा पाव उन लोगों के लिए वरदान है जो यहाँ अपनी जगह बनाना चाहते हैं। आज से हम कोई फालतू खर्चा नहीं करेंगे और पैसे बचाएंगे। सही कहा माँ। 40,000 की फटकार लगने के बाद राज के घर वालों को साक्षी की भी अहमियत समझ में आ रही थी। इसलिए आज जब वो घर आई तब वड़ा पाव पार्टी के लिए सब उसका इंतजार कर रहे थे। मैं भी खाना बना देती हूँ, क्या खाएंगे आप सब? कढ़ी चावल बना दूं क्या? नहीं, आज तो हम सब वड़ा पाव पार्टी करेंगे। क्या वड़ा पाव पार्टी? लेकिन आप सबको तो वड़ा पाव पसंद नहीं है ना। आज हमें हमारी गलती का एहसास हो रहा है कि क्यों आपने अपने माता पिता के जाने के बाद खाना बनाने वाली न रखकर वड़ा पाव को अपना साथी बनाया। साक्षी बहू, हमें माफ कर दे बेटा। तुमने हमें अपना समझकर यहाँ बुलाया, अपने घर में रहने दिया, और हम है कि तुम्हें अपना समझ ही नहीं पाए। तुम नौकरी भी करती रही और हमारी नाराजगी भी सहती रही। और सबसे बड़ा नासमझ तो मैं हूँ, जो मुंबई में रहकर ना तुम्हें समझ पाया और ना ही मुंबई के वड़ा पाव की कीमत को, जो इस शहर में लाखों लोगों के लिए उनकी भूख का साथी है। आप सब ऐसी बातें करके मुझे रुला रहे हैं। मेरे मन में आपके लिए कोई नाराजगी नहीं है, सच्ची। तो इसी बात पे वड़ा पाव पार्टी करते हैं। ये वड़ा पाव और गर्मा गर्म चाय। अरे ऐसे नहीं तो कैसे? चाय को चीयर्स तो करो। ननद और भाभी का रिश्ता तेल और पानी की तरह होता है। दोनों आपस में कभी एक साथ घुल नहीं सकती। कहते हैं अगर आपकी ननद अच्छी हो तो आपकी ससुराल की आधी से ज्यादा परेशानी तो यूं ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपकी ननद को आप पसंद नहीं आ रहे हो तो ये समझ लीजिए कि एक ससुराल में एक बहू के लिए रोज एक नई जंग की तैयारी करनी होती है। अब हमारी प्रीति को ही ले लीजिए। वो जब से शादी करके आई है तब से उसकी ननद तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गई है। ये लीजिए मम्मी जी, ये साड़ी आपके लिए। बहुत सुंदर है बेटा, ये रंग मुझ पे खूब जचेगा। क्या जचेगा मम्मी? मुझे तो ये साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्या भाभी, आपकी चॉइस ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं कहते पिंकी, इतनी अच्छी साड़ी तो है। अच्छा तो तुम ये देखो पिंकी, तुम्हें ये कैसा लगा सूट? ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, इसके साथ मैचिंग झुमके भी है। ये कैसा ही रंग का सूट है? अब जानबूझकर ये गंदा सा रंग लाई है ना मेरे लिए, जिससे मैं इसे पहनूं तो अच्छी ना दिखूं। देखा मम्मी, ये आने से ही कैसा बर्ताव कर रही है मेरे साथ। अरे नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम एक काम करो, तुम्हें जो भी सूट इनमें से अच्छा लगता है वो तुम रख लो। पिंकी देख कितना ख्याल रख रही है तेरा, और तू है कि चल अब जो भी सूट चाहिए ले ले इसमें से। हाँ, पहले कहेंगी कि सूट ले ले, फिर कहेंगी ननद ने मेरा सूट ले लिया। मैं सब समझती हूँ इनकी चालाकियों को। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, जा रही हूँ मैं। और पिंकी वहां से उठकर चली जाती है। मम्मी जी, सच में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और मुझे अनुज ने बताया था कि ये पिंकी का पसंदीदा कलर है, इसलिए मैंने सबसे सुंदर सूट ही उसके लिए पसंद किया था। अरे नहीं बहू, तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। पिंकी का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी। जी मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका दिल जीत पाऊं। पिंकी को हर छोटी बात पे प्रीति से प्रॉब्लम थी। प्रीति जो भी करती, पिंकी बस उसे नीचा दिखाने में ही लगी रहती। मम्मी जी, अनुज, पिंकी, सब लोग आ जाइए खाने पे। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया आज? खुशबू तो कमरे के अंदर तक आ रही है। मैंने आज पिंकी की पसंद की छोले भटूरे बनाए। देखा माँ,
अब भी ये मुझे दुखी करना चाहती हैं। अरे अब क्या किया प्रीति ने? आज तो तेरी पसंद के छोले भटूरे बनाए हैं, तुझे तो खुश होना चाहिए। आज मेरे पेट पे बहुत दर्द है, इसलिए मैं छोले नहीं खा सकती। पर देखो, भाभी को तो जानबूझकर आज ही छोले भटूरे बनाने थे, जिससे मैं खा न सकूं और मेरा मन जलता रहे। अरे पिंकी, वो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पेट में दर्द है, नहीं तो मैं छोले बनाती नहीं, सच में। बस बस, अब ज्यादा सीधी बनने का नाटक मत कीजिए आप। मैं आपको खूब अच्छे से पहचान गई हूँ। बॉस पिंकी, कब से देख रहा हूँ तू प्रीति को सुनाई जा रही है। वो तेरा इतना ख्याल रखती है, फिर भी तुझे हर बात पे प्रीति से प्रॉब्लम होती है। मैं कुछ नहीं कहता, इसका मतलब ये नहीं कि तू इसे कुछ भी कहेगी। देखा माँ, आज तक भैया ने मुझे कभी नहीं डांटा, और आज भाभी क्या आती मुझ पर चिल्लाने लगी। ये है भाभी जो मेरे खिलाफ भड़काती रहती है, तभी तो। प्रीति ने मुझसे आज तक तेरे बारे में कुछ नहीं कहा। पिंकी, तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। पिंकी, अब सच में ना बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रीति तेरे साथ इतना अच्छा चलती है, फिर भी तू हर बार उसी को गलत साबित करती रहती है। हाँ, मैं ही गलत हूँ, भाभी ही सही है। चली जाती हूँ मैं यहाँ से, यही चाहती हूँ ना। पिंकी देखो, गुस्सा मत हो, मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ, ठीक है? आ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ बैठो प्लीज, कुछ खा लो। नहीं, ये सब करने की ना कोई जरूरत नहीं है। सबकी डांट से पेट भर गया मेरा। प्रीति को इस बात से काफी बुरा लगा कि उसकी वजह से पिंकी को डांट पड़ी और सबका मूड भी खराब हो गया। प्रीति सब कुछ ठीक करना चाहती थी, पर वो जो भी करती पिंकी को कुछ भी पसंद नहीं आता था। अनुज, मैं सोच रही थी कि हम कहीं बाहर चलते हैं। हाँ, पिक्चर देखने चलते हैं, बहुत वक्त हो गया नहीं गया ना। हाँ चलो, मजा आएगा। चलो पिंकी, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हारा भी मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ चल, तू भी तैयार हो जा, हम तीनों साथ में चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना, आप दोनों जाओ। अरे जा ना, तुझे भी तो पिक्चर देखना कितना पसंद है ना। जा, भैया और भाभी के साथ देख कर आ पिक्चर। हाँ चलो ना पिंकी, ये मूवी तुम्हें बहुत पसंद आएगी, इसमें तुम्हारे पसंदीदा कलाकार हैं। ठीक है, चलती हूँ। प्रीति, अनुज और पिंकी तीनों फिल्म देखने जाते हैं, पर जब वहाँ से लौटते हैं तो पिंकी गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ से शिकायत करने लग जाती है। मैंने कहा था ना, ये जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। अरे अब क्या हो गया? अब क्यों तेरा मूड खराब लगा पड़ा है? मैं इनके साथ फिल्म देखने गई थी, तब पता नहीं भाभी भैया से क्या बार बार कान में कह रही थी। दोनों आपस में कुछ बात किए जा रहे थे। अरे उन दोनों की नई नई शादी हुई है, कुछ कर रहे होंगे बातें, इसमें इतना बड़ा मसला बनाने की क्या जरूरत है पिंकी? मैं आपको कह रही हूँ, आपकी बहू सही नहीं है, ये भैया को आपसे छीन लेगी। माँ, आपने देखा है ना कैसे भैया भाभी के इशारों पर नाचते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है पिंकी, पता नहीं क्यों तुझे प्रीति से इतनी दिक्कत है। वो अच्छी लड़की है और अच्छी बहू भी है, क्यों उसे गलत साबित करती रहती है? क्योंकि मैं आजकल की लड़कियों को जानती हूँ माँ, वो जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं है। अरे माँ, तुम बहुत सीधी हो, इसलिए भाभी को पहचान नहीं पा रही। तुझे तो पहले दिन से ही प्रीति पसंद नहीं, इसलिए जब देखो उसके पीछे पड़ी रहती है। मेरी बात याद रखना, एक दिन तू ही कहेगी कि मेरी भाभी से अच्छी कोई नहीं। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा माँ, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रीति भाभी कैसी हैं। पिंकी को प्रीति पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था। अब ये जलन कह लीजिए या कुछ और, पिंकी ने कभी भी प्रीति की किसी भी बात को सही नहीं माना। उसे हमेशा लगता था कि प्रीति कोई ना कोई चाल चल रही है। धीरे धीरे प्रीति ने भी पिंकी की बातों का बुरा लगाना छोड़ दिया था। कुछ वक्त के बाद पिंकी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और उसकी शादी भी तय हो गई। पिंकी, ये देखो, ये लहंगा तुम पहनोगी तो बहुत अच्छा लगेगा, इसके साथ ये मैचिंग ज्वेलरी भी है। हाँ, अब तो आप खुशी होंगी ना भाभी, अब तो मैं इस घर से जा रही हूँ। आपको परेशान करने वाला, आपको ताने मारने वाला अब कोई नहीं होगा यहाँ। अरे पिंकी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी, सच में। हमारे बीच जो ये खट्टी मीठी नोक झोंक होती है ना, उसे भी मैं बहुत याद करूँगी। हाँ, बस ये तो ऊपर से दिखाने के लिए है, बाकी पूरा सच मैं भी जानती हूँ। आप तो मेरी शादी के दिन का ही इंतज़ार कर रही होंगी
कि कब मैं इस घर से जाऊं और कब आपका इस घर पर हुक्म चले। तेरी खुद की शादी होने वाली है अब, फिर भी तुझे रिश्तों का मतलब अब तक नहीं समझ आया पिंकी। अब तो मुझे लगता है कि तुझे शादी के बाद ही रिश्तों की कदर होगी। आपने तो कभी अपनी बेटी की साइड ली ही कहाँ है माँ, बस जब देखो बहू की साइड लेती रहती है। मैं जहाँ सच होता है उसी की साइड लेती हूँ। बस तू मेरी बेटी है इसलिए समझा रही हूँ। प्रीति ने हमेशा तेरा अच्छा चाहा है, तू हमेशा से उसे गलत साबित करने पर तुली रहती है। हाँ हाँ, मैं ही तो विलन हूँ ना इस घर की। अब सब लोग खुश हो जाइए, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। अब तो आप तीनों सुकून से रहना यहाँ। अरे कब आएगा वो दिन, पता नहीं क्यों इसकी शादी का दिन इतनी देरी से क्यों रखवाया माँ। जल्दी मुहूर्त निकलवाना चाहिए था ना। भैया इसका पति भी सोचेगा जितने दिन मुझसे दूर रहे उतना अच्छा है। अरे चुप करना, मत छेड़ इसे। अब तो कुछ ही दिनों के लिए है यहाँ पर। हाँ फिर भी इसकी जबान कड़वी की कड़वी ही है। आपको तो रुकी, अभी बताती हूँ मैं। हंसते खेलते पिंकी की शादी का दिन भी नजदीक आ गया और अब उसकी विदाई होने जा रही है। प्रीति की शादी के बाद से ही पिंकी, जो उसकी छोटी ननद है, वो उसे हमेशा एक गलत बहू साबित करने पे तुली रहती थी। हालांकि प्रीति की सास बहुत अच्छी है, उसे पता है कि उसकी बेटी ही प्रीति के पीछे पड़ी रहती है। अब पिंकी की शादी हो गई है और उसकी विदाई होने जा रही है। पिंकी, मैं जानती हूँ मैं कभी भी तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ। तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत है तो मुझे बेझिझक कह सकती हो। मुझे नहीं लगता मुझे कभी आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। देख बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है। मैं जानती हूँ तू सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी, लेकिन तू ये मत भूलना तेरे मायके वाले हमेशा तेरे साथ है, ठीक है? ठीक है माँ। और पिंकी की शादी बड़े धूमधाम से होती है। उसका पति भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसकी सास बहुत ही तेज़ थी और स्ट्रिक्ट भी थी। क्योंकि पिंकी को अभी घर संभालने का इतना अनुभव नहीं था, इसलिए उसकी सास उसे काफ़ी ताने मारती थी। जो पिंकी सबको अपने इशारों पर नचाती थी, अब वो अपनी सास से बहुत डरती थी। एक दिन जब पिंकी अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही है। अरे क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? फिर तेरे सास ने कुछ कहा क्या? अरे माँ, मेरी सास तो इतनी सख्त है कि क्या ही बताऊँ तुम्हें। उन्हें तो हर काम एकदम सही से परफेक्ट करना पसंद है, और तुम तो मुझे जानती हो, मैंने आज तक कभी ये सब किया ही नहीं, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा खुश नहीं है। उखड़ी उखड़ी रहती है मुझसे। तो पिंकी, तुझे काम ठीक से करना चाहिए ना। फिर मैंने कहा था कि प्रीति से सब कुछ सीख ले, पर तू कहाँ मानने वाली है मेरी बात को। पर माँ, अब तो एक नई मुसीबत आ गई है, उससे कैसे निपटूं समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ ऐसा? मेरी सास ने आज शाम को अपनी सहेलियों को बुला लिया है खाने पे, और कहा है कि वो उनकी खास सहेलियाँ हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशली बनाऊँ मैं। अगर मेरी सास की सहेलियों को खाना पसंद नहीं आया तो मेरी सास तो मुझसे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या ले ली तूने अपने सर पे। कावेरी पिंकी से बात कर रही थी कि प्रीति उन दोनों की बातें सुन लेती है। मम्मी जी, ज़रा फ़ोन मुझे तो दीजिए, मैं बात करती हूँ पिंकी से। हेलो पिंकी, एक काम करती हूँ, मैं अभी तुम्हारे घर आ जाती हूँ। वैसे भी इस वक्त तुम्हारी सास मंदिर जाती है ना, और उन्हें आने में 2 घंटे तो लगते ही हैं। इतने में मैं तुम्हारी सास की सहेलियों के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बना दूंगी, ठीक है? आप सच में कर लेंगी ना ये सब? हाँ हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ। मैं अभी आ जाती हूँ तुम्हारे ससुराल। प्रीति फ़ोन रखते ही तुरंत पिंकी की मदद के लिए जाने लगती है। तभी उसकी सास उसे रोक लेती है। क्या हुआ मम्मी जी? पिंकी ने हमेशा तुझे गलत साबित किया, तुझे कितने ताने सुनाए, पर आज तू उसी की मदद करने जा रही है, वो भी बिना सोचे। मम्मी जी, पिंकी मेरी छोटी बहन जैसी है। हाँ, हमारे बीच खट्टी मीठी नोक-झोंक होती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसीबत में हो और मैं उसकी मदद भी ना करूं। तू सच में बहुत अच्छी है प्रीति बहू, और देखना पिंकी को भी ये एहसास जल्द ही हो जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ मम्मी जी, इससे पहले कि पिंकी की सास आ जाए
मुझे सारी तैयारियां भी तो करनी है। प्रीति पिंकी की मदद करने उसके ससुराल पहुंच जाती है। पिंकी ये देखकर काफ़ी खुश होती है। ये लो, मैंने छोले भटूरे, ब्रेड रोल्स और चाट भी बना दी है। तुम बस ये सब उनको परोस देना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, कहीं तुम्हारी सास ना आ जाए। भाभी, आज के लिए थैंक यू। अरे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है पिंकी। मैंने कहा था ना तुम्हें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कह सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? अब चलूँ मैं? पिंकी ने पहली बार प्रीति को थैंक यू कहा था, और जब उसने वो नाश्ता अपनी सास और उनकी सहेलियों के सामने रखा तो उसकी सहेलियों को नाश्ता बहुत पसंद आया। ये देखकर पिंकी की सास भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। आज मेरी सहेलियों को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया है, बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। आप भी खुश है ना मम्मी जी मुझसे? हाँ, आज पहली बार लगा कि तुमने कुछ अच्छा काम किया है। देखो, मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे ही अच्छे से काम करती रहो। जी जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको कभी नाराज़ ना करूँ। अच्छा, मैं सोच रही थी, उस दिन तुम कह रही थी ना कि तुम्हें तुम्हारे मायके जाना है, तो हो आओ कुछ दिनों के लिए। सच मम्मी जी? थैंक यू मम्मी जी। और मैं ये कह रही थी कि अगर तुम मायके जा ही रही हो तो वहाँ से मेरी बहन की बेटी की शादी की शॉपिंग भी कराना, ठीक है? शॉपिंग? हाँ, क्यों तुम्हें याद नहीं? अगले महीने मेरी बहन की बेटी की शादी है, तो उनके लिए भी तोहफे ले आना, और अपने लिए भी अच्छे कपड़े, और मेरे लिए भी शॉपिंग कराना। मैंने देखा है तुमने अपनी शादी में जो कपड़े पहने थे और तोहफे लाए थे, वो काफ़ी अच्छे थे। वो तो प्रीति भाभी ने सब किया था। आज इतने दिनों बाद मेरी सास मुझसे खुश है। अगर ना कह दूंगी तो फिर से मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। हाँ बोल देती हूँ। क्या हुआ, इतना क्या सोच रही हो? नहीं लाना उनके लिए तोहफे तो ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अरे नहीं मम्मी जी, वो मेरी भी तो मौसी सास है। मैं सब कुछ ले आऊँगी, अच्छे से पैक भी करके ले आऊँगी। ठीक है, चलो जाने की तैयारी कर लो, शाम को आकाश तुम्हें छोड़ आएगा। जी। पिंकी ने अपनी सास को हाँ तो बोल दिया, लेकिन उसने अपनी शादी में जो भी कपड़े पहने थे वो सब प्रीति ने उसके लिए लाए थे। शाम को आकाश उसे मायके छोड़ आता है। क्या हुआ बेटा? जब से आई है तब से देख रही हूँ, इतनी परेशान लग रही है। कोई बात है क्या? अरे माँ, मेरी सास ने मुझ पर भरोसा करके मुझे अपनी बहन की बेटी की शादी की तैयारियों का काम सौंपा है। उन्हें लगता है कि मेरी शादी में मैंने जो कुछ भी लाया था, जो भी कपड़े पहने थे, वो सब मैंने किया था। तो तूने अपनी सास को बताया नहीं कि वो सब तेरी भाभी ने किया था तेरी शादी में? नहीं माँ, मैंने सोचा कि पहली बार तो वो मुझसे खुश हुई हैं। अगर मैंने कह दिया कि मुझे नहीं आता तो मुझसे और नाराज़ हो जाएंगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रीति है ना, हम उससे मदद ले लेंगे, वो मना नहीं करेगी। नहीं माँ, पहले भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। फिर से मदद मांगूंगी तो मेरी ही बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती? बेइज्जती कैसे इसमें? मैंने आज तक भाभी को कितना कुछ कहा है, हमेशा से उनको गलत बहू, गलत भाभी साबित किया है, और शादी के बाद अब मैं उनसे रोज रोज मदद मांगने लगी हूँ। अब तो वो मुझे ताना मारेंगी ही पक्का। तेरी यही गलती है पिंकी, पता है तुझे? तूने हमेशा प्रीति को गलत समझा और अब भी समझ रही है। तुझे क्या लगता है कि तू अब प्रीति से मदद मांगेगी तो वो तुझे ताने कसेगी, तुझे नीचा दिखाएगी? ना, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा वो तो तेरी मदद करके हमेशा ही खुश होती है। तू ही है जो कभी प्यार से बात नहीं करती। तुझे यकीन ना हो तो खुद बात करके देख ले। रुक, मैं अभी प्रीति को बुलाती हूँ। अरे माँ रुको, तो क्या कर रही हो? प्रीति, प्रीति यहाँ आना जरा। हाँ मम्मी जी, कहिए, आपको कुछ चाहिए था? अरे नहीं, मुझे नहीं, पिंकी को कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ हाँ पिंकी, बोलो ना, कुछ चाहिए था तुम्हें? वो भाभी, आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। अरे हाँ हाँ बोलो ना, क्या मदद चाहिए? मैं तैयार हूँ, बोलो क्या काम करना है, मैं अभी कर देती हूँ। I'm sorry भाभी, मैंने आपको बहुत गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, आपको हमेशा गलत साबित किया, पर आपने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा।
हमेशा मेरी मदद की, कभी ताना नहीं मारा। और आज आपकी वजह से मेरी सास मुझसे इतनी खुश है। अरे पिंकी, पिंकी रो मत। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और बहनों के बीच नोकझोंक होती रहती है ना। रोना बंद करो, चलो रोना बंद करो। अब बताओ क्या मदद चाहिए। और प्रीति की मदद से पिंकी अपनी मौसी सास के लिए इतने अच्छे तोहफे और कपड़े लेती है कि जिसे देखकर उसकी सास फूली नहीं समाती। उसके बाद से पिंकी ने प्रीति को अपनी भाभी से सहेली बना लिया था। अब उन दोनों की इतनी पटती थी कि जितनी सगी बहनों की भी ना पटती हो। सही कहा है किसी ने, जब ननद खुद बहू बनती है तब उसे अपनी भाभी की कदर समझ आती है।